हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित। द जीनियस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस यानी आव्यूह डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने आव्यूह का इंट्रोडक्शन, आव्यूह की कोटि, आव्यूह का निरूपण डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग आव्यूह के प्रकार तथा आव्यूह की सामान्यता डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, आइए सीखते हैं आव्यूहों के प्रकार। तो हम लोगों ने आव्यूह के बारे में चर्चा कर लिया था, आव्यूह सीख लिया था। अब हमें को पढ़ना था आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूहों के प्रकार हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को सीखने वाले हैं। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर 1 2 3 4 रोज है, मगर एक ही कॉलम से, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। इसको जनरली AIJ बराबर m×1 बोला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इसमें क्या होती हैं 1। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इसमें होती है 1, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। 5 6 2, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज हैं जबकि स्तंभों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगला है पंक्ति आव्यूह यानी रोज मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम्स की संख्या कितनी भी हो सकती है मगर रोज की संख्या 1 हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं B एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1/2 √5 2 और 3 एक रो में है, बाकी सब कॉलम्स है। यहाँ एक रो और 4 कॉलम्स है। तो इसको हम B बराबर BIJ 1×n बोलते हैं। इसका जो कोटि है 1×n है, क्योंकि इसमें केवल एक रो है, यानी ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक रो हो। आप खुद से भी ऐसे ले सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 कॉलम्स और एक रो है, तो 1/4 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। यानी हम समझ सकते हैं कि ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर पंक्ति आव्यूह बोला जाता है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, समान हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें अगर m×n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो m बराबर क्या होगा m, दोनों का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान होंगे, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होंगी, समान होंगी। जैसा कि आप एक मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है। ये 3×3 कोटि का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो केवल हम 3 कोटि 4 कोटि ऐसे भी होगा। मान लीजिए मैंने बोला कि हमको एक 2 कोटि का एक आव्यूह लिखिए, तो मान लो B बराबर क्या लिखेंगे हम, इसमें 2 2 5 6, मैंने खुद से एक एग्जांपल ले लिया। इसमें देखिए 2 रोज और 2 ही कॉलम्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम समान हो, इसलिए यहाँ पे m×m दिया है। अगर कोई मैट्रिक्स जनरल रूप में बात किया जाए तो AIJ एक मैट्रिक्स है जिसमें ith रो jth कॉलम है, m×m का है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। या फिर आप इसको AIJ n×n भी आप बोल सकते हो, n×n भी आप बोल सकते हो। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स के जो A11 A22 और ANN, यानी ये वाले एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण अवयव बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में स्थित है उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। I और J का वैल्यू बराबर होता है। यहाँ कितना है 1, A22 कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे A33 कितना है, A33 यहाँ है 6। तो इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, 1 4 6 को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और एग्जांपल ले लो, सपोज हमारे पास एक B मैट्रिक्स है, इसमें 5 6 2 4 6 ही है 5। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे C मैट्रिक्स अगर हम ले लें 5 6 2 1 2 4 3 2 4, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स समान है, यानी यह एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो इसमें जो A11 A22 A33 ये वाला जो एलिमेंट्स है इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। आप जानते हैं कि स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर में इसको हम डायगोनल बोलते हैं इन दोनों को। तो ये वाले नहीं,
केवल इस तरह से A11, A22 और A33 वाले एलिमेंट को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हमको विकर्ण अवयव मिलता है। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जब डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाए, शून्य हो जाए, डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव कहते हैं। यहाँ पे वो एक ऑर्डर का विकर्ण अवयव है, यहाँ पे B एक 2/2 ऑर्डर का विकर्ण अवयव है, अब C 3/3 ऑर्डर का एक विकर्ण अवयव है। यानी विकर्ण अवयव के अंदर विकर्ण वाले को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाते हैं। 5 0 0, एक मैंने C मैट्रिक्स ले लिया है तो 5 0 0 2, बाकी सब 0 0 2 0 0 0 2, ये भी एक विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल है, ठीक। विकर्ण अवयव में डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप है अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो, एक समान हो। डायगोनल वाले एलिमेंट एक समान हो। यहाँ पे एक ऑर्डर का है, यहाँ पे B एक 2/2 ऑर्डर का डायगोनल एलिमेंट है। आप देख सकते हैं जो डायगोनल वाले एलिमेंट है A11 A22 ये दोनों समान है, दोनों का वैल्यू सेम है, -1 तो यहाँ भी -1। यहाँ पे C मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का एक यह डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट है √3 A11 A22 A33 ये सब समान है, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट समान होते हैं, बाकी सब 0 होता है। यानी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसको विकर्ण अवयव होना पड़ेगा। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, बाकी सब 0 होता है। यहाँ पे एक बात और भी देख सकते हैं कि Bij = 0 जब I ≠ j हो, और Bij = k जब I बराबर j हो। यानी जब I और j का वैल्यू समान हो तो उसका वैल्यू k होगा। जैसा कि आप C मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि A11 बराबर √3 है, जबकि A12 बराबर यहाँ 0 है। इसी प्रकार से और भी एलिमेंट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक समान हो, बाकी सब। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे विकर्ण अवयव जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, क्या हो, 1 हो, बाकी सब 0 हो। यानी तत्समक अवयव, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो, उसे हम बोलते हैं तत्समक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको हम I से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, I से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे 1 ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का है, यह 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम सवाल के अनुसार उसका ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। अगर हम और भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, मान लो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A3 यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो, बाकी सब 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट शून्य अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट 0 हो, 0 हो, उसे हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। इसे O द्वारा निरूपित किया जाता है। O यानी हो गया किसी भी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। सभी एलिमेंट 0 होते हैं 0 मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स समान कहे जाते हैं जब उनके कोटियाँ समान हो और दूसरी बात उनके संगत अवयव समान हो, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A एक मैट्रिक्स Aij और B एक मैट्रिक्स Bij, ये दोनों समान होंगे। पहली बात कि उनकी कोटियाँ समान हो और दूसरी बात उनके संगत अवयव समान हो, ठीक है। यहाँ पे एक 2/2 ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों का कोटि समान है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। A11 बराबर यहाँ भी 2, A11 बराबर यहाँ भी 2, A12 बराबर यहाँ 3, A12 बराबर यहाँ भी 3, यहाँ A21 बराबर 0, यहाँ 21 बराबर 0, यहाँ A22 बराबर 1 और यहाँ A22 बराबर भी 1। इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं। जब A और B 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो, समान हो, तो हम उसको A बराबर
बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए बराबर बी। कब? जब दो मैट्रिक्स आपस में समान हो, यानी जब दो मैट्रिक्स आपस में समान होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए आव्यूह ए तथा बी, आव्यूह ए तथा बी समान हों तो ए बराबर बी होगा। क्या होगा? ए बराबर बी। यानी अगर इस मान लो यह 2/2 ऑर्डर का होगा तो A11 बराबर हो जाएगा B11 के, A12 बराबर हो जाएगा B12 के। इस प्रकार से अन्य सभी एलिमेंट्स भी, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होते हैं। समान आव्यूह के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी पर एक क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों का आप देख सकते हैं कि ऑर्डर समान है। इसमें 1 2 3 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर समान है और बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होंगे। तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं आसानी से, चूँकि आव्यूह आपस में क्या है? समान है। आव्यूह समान है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि x+3 का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा 0 के, z+4 का जो वैल्यू होगा बराबर हो जाएगा 6 के, और 2i-7 का जो वैल्यू हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2 के। और हमको a का भी मान निकालना है तो a-1 यहाँ a-1 का जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा -3 के, तो a-1 बराबर हो जाएगा -3, और b-3 बराबर हो जाएगा 2b+4, और 0 बराबर हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि 2c+2, या 0 बराबर हो जाएगा क्या? 2c+2। और है कोई एलिमेंट? और है b-3, लास्ट में है b-3, इसको मैंने लिख दिया है b-3, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमको a b c तथा x y z का वैल्यू निकालना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4, इसको 5 और इसको 6। हम सभी समीकरणों को हल कर x y z और a b c का वैल्यू निकाल पाएंगे। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 अगर हम सॉल्व करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से हमारे पास क्या है? x+3 बराबर 0, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 0 - 3 दैट इज -3। अब समीकरण 2 को अगर हल करें हम, समीकरण 2 को हल करेंगे तो z+4 बराबर 6, यानी z बराबर 4, 6 - 4, तो z बराबर 6 में से 4 गया 2। अब समीकरण 3 को सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से। समीकरण 3 को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमको y का मान निकल जाएगा। क्या है हमारे पास? 2y-7 बराबर -2, तो यहाँ से हम y का मान आसानी से याद कर सकते हैं। 2y बराबर क्या हो जाएगा? -2, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में ट्रांसपोज कर देंगे 7 का। देन नेक्स्ट हमारे क्या बोल सकते हैं कि 2y बराबर प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, और y बराबर 5/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड, y का मान निकल गया। उसी तरह समीकरण 4, उसी प्रकार से हम समीकरण 4 को हल कर लेंगे। समीकरण 4 को अगर हल करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? a-1 बराबर क्या दिया हुआ है? -3, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? -3, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में +1, तो a बराबर प्लस माइनस का 2। ठीक है, उसी प्रकार से समीकरण 5 को हल करेंगे। समीकरण 5 को हल कर लेते हैं। समीकरण 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास? समीकरण 5 है हमारे पास b-3 बराबर
2b प्लस 4, 2b प्लस 4, तो यहाँ से हमको b का मान निकल जाएगा। तो b 2b को इधर लेके आएंगे तो b माइनस में हो जाएगा 2b बराबर 4, 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, b में से 2b गया तो माइनस के बचेगा b बराबर 4 3 7, यानी b का मान आ जाएगा माइनस का 7। दोनों ओर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास समीकरण 6। समीकरण 6 को हल कर लेते हैं। समीकरण 6 से समीकरण 6 क्या है हमारे पास, 0 बराबर 2c प्लस 2, 2c प्लस 2, तो यहाँ से हम 2c को इधर भेजेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा 2c बराबर 2, यानी माइनस का 2c बराबर, यानी माइनस का 2c बराबर 2, यानी c बराबर 2 अपॉन माइनस 2, यानी 2 1 2, यानी -1, तो c का वैल्यू आ गया -1। इस तरह से a b c और x y z का हमने वैल्यू निकाल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है -2, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -7, c का वैल्यू कितना है -1, x का वैल्यू, c का वैल्यू है -1 और x का वैल्यू, x का वैल्यू कहाँ है, x हमने सबसे पहले निकाला था -3, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू आप देख सकते हो 5/2, उसी प्रकार से z का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है जो है 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें इक्वल मैट्रिक्स था, हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिए और हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व कर दिया, हमको x y z और a b c का वैल्यू प्राप्त हो गया।